डीएनए एंड क्रोमोसोम के चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसका नाम है फिनाइलकेटोनुरिया। इसको मुख्तसरन हम PKU भी कहते हैं। एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि रेयरली पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होता है। वो जो पॉइंट म्यूटेशन है वो एक जीन के अंदर पॉइंट म्यूटेशन आता है, तो वो जो एंजाइम को बनाते हैं, यानी वो एंजाइम जिसका काम ब्रेकडाउन होता है किसी स्पेसिफिक अमीनो एसिड को, वो सही प्रॉपर काम नहीं करता। इसकी वजह से ये डिजीज फिर काज होती है। तफसील के साथ आपको पढ़ाता हूँ, यानी कि जिस तरह पॉइंट म्यूटेशन का एक लेक्चर हमने सिकल सेल एनीमिया भी किया था, तो आज का ये लेक्चर भी पॉइंट म्यूटेशन का हिस्सा है। तो देखो, फिनाइलकेटोनुरिया जिसको एक पॉइंट म्यूटेशन का नाम भी हमने दे दिया कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। किस तरह होता है वो आपको बताता हूँ। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर भी मैंने लिखा है, यानी इसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो असल में एक ऑटोसोमल क्रोमोसोम के ऊपर है। आप ऑटोसोमल क्रोमोसोम तो आप जानते हो, पहले हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं। और ये जो डिसऑर्डर है ये रिसेसिव फॉर्म में एक्सप्रेस होएगा। ये रिसेसिव या डोमिनेंट के बाद हम लास्ट बात करते हैं। पहले आते हैं जो बेबी या जो पेशेंट मैंने यहाँ पे लिखा है, मतलब जो बच्चा पैदा होता है जो इस बीमारी का शिकार होता है, वो अनेबल होता है, इसके जिस्म के अंदर एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड है उसके ब्रेकडाउन के लिए ये अनेबल होता है। क्या मतलब है, हमारे जिस्म के अंदर ये हमारे फूड के अंदर एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड है जिसका नाम है फिनाइलएलानिन। ये एक एसेंशियल अमीनो एसिड है। एसेंशियल अमीनो एसिड का मतलब क्या है, हमारे जिस्म के अंदर डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड हैं। इसमें 20 ऐसे अमीनो एसिड्स है जो कि दरकार है हमारे प्रोटीन बनाने के लिए, पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनाने के लिए। लेकिन वहां पर 10 हम अपने आप सिंथेसाइज कर सकते हैं, यानी कि हमारे जिस्म के अंदर सिंथेसाइज हो रहे हैं, वो नॉन एसेंशियल है। लेकिन 10 हम आउटसाइड यानी कि थ्रू फूड्स लेते हैं, सही, बाहर के रिसोर्सेज से हम लेते हैं, इसको एसेंशियल कहते हैं। ये जो फिनाइलएलानिन है ये भी एक एसेंशियल अमीनो एसिड है। तो अगर कोई बच्चा फिनाइलकेटोनुरिया का शिकार है तो वो इस अमीनो एसिड को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, या इसका ब्रेकडाउन, इसका मेटाबॉलिज्म, इसका कैटाबॉलिज्म नहीं कर सकता। तो जब इसको नहीं कर सकता तो इसी फिर ये बीमारी काज होती है। पहले मैं आपको बताता हूँ, जब इसका इस अमीनो एसिड का अगर ब्रेकडाउन हो रहा हो तो फिर क्या होता है। इस अमीनो एसिड को तोड़ने के लिए एक एंजाइम की जरूरत है जिसका नाम है फिनाइलएलानिन हाइड्रोजाइलेज। ये एंजाइम जो जीन इसको सिंथेसाइज करने में, यानी उसके एक्सप्रेशन से ये सिंथेसाइज होते हैं या ये बनते हैं, वो असल में एक ऑटोसोमल रिसेसिव क्रोमोसोम के ऊपर है, सही। वो अगर सही काम कर रहा होता है तो वो इस एंजाइम को बनाने में कामयाब हो सकता है जिसका नाम है फिनाइलएलानिन हाइड्रोजाइलेज। अगर ये एंजाइम हमारे जिस्म में प्रॉपर फंक्शन कर रहा है तो फिर ये जो हमारे जिस्म के अंदर अमीनो एसिड है, यानी कि फिनाइलएलानिन, यहाँ पर मैंने इस बीमारी का नाम लिखा है, इधर उस फिनाइलएलानिन की बात हो रही, सही। अच्छा, तो इसका ब्रेकडाउन करता है एक करामत चीज में जिसका नाम है टायरोसिन, यानी ये हमारे जिस्म के अंदर कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। टायरोसिन आप जानते हो टायरोसिन क्या है। और अगर ये एंजाइम यहाँ पर काम ना कर रहा हो, यानी कि वहां पर पॉइंट म्यूटेशन की वजह से जीन प्रॉपरली एक्सप्रेस ना हुआ हो, या इसने अब बजाय कि वो ये एंजाइम बना ले कोई और फंक्शन वाला एंजाइम बनाया है या कोई और स्ट्रक्चर वाला एंजाइम बनाया है, तो इसको कहते हैं माल फंक्शनिंग, यानी कि काम नहीं कर रहे होते। तो फिर ये बजाय के टायरोसिन बना ले, ये एक चीज बनाता है जिसका नाम है फिनाइलकेटोज। क्या कहते हैं, फिनाइलकेटोज, जो कि टॉक्सिक है हमारे जिस्म के लिए। ये जाकर अकोमुलेट होते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। जब हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर या बाकी बॉडी के अंदर ये स्टोर होना शुरू कर देते हैं तो ये एक बीमारी काज करता है जिसका नाम है फिनाइलकेटोनुरिया। समझ आ गया होगा। इसके सिम्टम्स क्या है, इसके सिम्टम्स ये है कि इसका स्किन, उस बेबी का जो इफेक्टेड है उसका स्किन, हेयर, आइज बहुत लाइट होंगे, बहुत कमजोर टाइप के होंगे, मेंटली वो बहुत डिले होगा, सोशल स्किल उसको बिल्कुल नहीं आते होंगे, हाइपर एक्टिविटी का शिकार होगा, जर्किंग मोमेंट्स इसके ऊपर आते होंगे, सीजर्स, झटके आते हैं, उसके ऊपर शॉक्स आते हैं, और मेंटल रिटार्डेशन का शिकार भी होगा, यानी उसका दिमाग प्रॉपरली तेज काम नहीं करता, उसका IQ लेवल बहुत लो होगा। बज़ाहिर यहाँ पर मैंने 2 डायग्राम्स बनाए हैं। बायोलॉजी के लिए तो मैं डायग्राम्स का माहिर हूँ, बहुत अच्छे डायग्राम्स बना सकता, लेकिन इंसान का स्ट्रक्चर नहीं बना सकता। अच्छा डायग्राम नहीं बनाया है। यहाँ पर आपको एक बच्चा दिखाई दे रहा है, ये एक नॉर्मल
बच्चा है, सही। तो इसका स्कल, इसका हेड जो है राउंडेड है, स्कल जो है गोल है, मतलब जिस तरह हम नॉर्मल इंसान है, सही। यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर बिल्कुल माथा सही नहीं है, जिस तरह एक चढ़ाई चढ़ रही है या एक स्लोप गया है यहाँ से, सही। इस तरह के भी बच्चे होते हैं, आपने इस तरह के बच्चे देखे होंगे, या जिस तरह माइक्रोसिपिली जैसे होंगे, इसका हेड छोटा होगा और मतलब शक्ल इस तरह होगा, सारे आपने देखे होंगे बुक के अंदर। तो एक खूबसूरत डायग्राम है जो कि मैं यहाँ पे अच्छा नहीं ड्रा कर सका। अगर इस तरह बच्चा है तो ये नॉर्मल है। अगर इस तरह आपको दिखाई दे रहा हो, जिसका बाकायदा माथा सही ना हो, स्लोप जैसा हो, तो ये समझो कि ये फिनाइल कीटोनुरिया का शिकार है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? बाकायदा ट्रीटमेंट नहीं है, बस इस बच्चे ने या इस पेशेंट ने वो ग़िज़ा कम खाना होगा जिसके अंदर प्रोटीन की कमी हो, जिस तरह मिल्क है, एग है या दूसरे मीट्स वगैरह है, क्योंकि इनके अंदर अगर प्रोटीन ज़्यादा हो तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर फेनाइल एनानिन वाला अमीनो एसिड होगा। तो जितना वो अमीनो एसिड ज़्यादा होंगे तो उसका ब्रेकडाउन यहाँ हो ही नहीं रहा, तो वो फिर फेनाइल केटोन्स के अंदर कन्वर्ट होंगे और वो एक टॉक्सिक प्रोडक्ट है हमारे जिस्म के लिए, फिर से मतलब इसका बीमारी और बढ़ सकती है। ऐसा डाइट उसको खाना चाहिए जिसमें फेनाइल एनानिन अमीनो एसिड ना हो। यहाँ पर स्टार्ट में मैंने बात की कि एक रिसेसिव डिसऑर्डर है। रिसेसिव डिसऑर्डर आप जानते होंगे कि ये अपने आप को उस वक्त एक्सप्रेस कर सकता है जब ये होमोजाइगस कंडीशन में आ जाए। अगर ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में आ जाए तो फिर तो ये कैरियर फॉर्म में रहेगा। जिस तरह यहाँ पर ये जो कैपिटल पी मैंने लिखा है, ये एक नॉर्मल इंसान के लिए है, लेकिन कैपिटल पी और स्मॉल ए जो मैंने लिखा है, ये फिनाइल कीटोनुरिया का पेशेंट है, सही। अच्छा, तो ये कैरियर है, क्योंकि मैंने कहा ये एक रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो आपको पता है कि रिसेसिव जो है वो अपने आप को सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता है। यहाँ पर इसकी जब हम क्रॉस कराते हैं तो उनके बच्चे नॉर्मल पैदा हो गए, लेकिन कैरियर है, दो बच्चे इनके कैरियर है। कैरियर का मतलब क्या है कि उसके अंदर ये वाला एलील या जीन है अभी तक एक्सप्रेस नहीं हुआ है। फिर नेक्स्ट जनरेशन में इन कैरियर की अगर हम क्रॉस कराए, सही, जिस तरह आपने फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ ऑफ मेंडल पढ़े होंगे, या नेक्स्ट हमारा इंशाल्लाह लेक्चर्स होंगे जेनेटिक्स के ऊपर, उधर आपको सही मानों में समझ आ जाएगा। तो फिर वहाँ पर एक नॉर्मल बच्चा पैदा हुआ है, दो कैरियर है। कैरियर को भी नॉर्मल हम कह सकते हैं क्योंकि अभी तक ये एक्सप्रेस नहीं हुआ है, ये हेटेरोजाइगस फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। आप हेटेरोजाइगस तो जानते होंगे जिसमें दोनों एलील डिफरेंट हो, सही। यहाँ पर एक पेशेंट आपको स्मॉल ए वाला नजर आ रहा है, ये फिनाइल कीटोनुरिया का पेशेंट है या मतलब इफेक्टेड बच्चा है। इसके साथ साथ ये चैप्टर, ये टॉपिक, ये लेक्चर ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, बहुत आसान सा लेक्चर था। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।